हेलो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलर। शेड्यूलर का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, अगर कोई शेड्यूल अगर हम बनाते हैं तो वो शेड्यूल का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम जज करेंगे कि हमारा शेड्यूलर बेटर शेड्यूलिंग हमने किया है और कोई दूसरा शेड्यूल इससे अच्छा नहीं हो सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑपरेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जरा सा हम देखें कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला टर्म है CPU यूटिलाइजेशन। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में सबसे पावरफुल जो डिवाइस है वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU बोलते हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आजकल 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तो एक सिंपल प्रोसेसर के स्पीड की हम बात करते हैं। 3.9 गीगाहर्ट्ज़ मीन्स 39 इंटू 10⁸ हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ मीन्स साइकिल पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो CPU का क्लॉक स्पीड है 39 इंटू 10⁸ साइकिल पर सेकेंड के रफ्तार से काम करता है, और यूजर का प्रोसेस अगर डायरेक्ट यूजर के द्वारा दिया जाए तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, वो तो सेकेंडों की बात करते हैं। लेकिन हम जब भी कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात हो, कोई शेड्यूल बनाएंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा इस हाई स्पीड पर चलने वाले CPU का टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर टाइम वेस्ट हो जाए, अगर मान लेते हैं CPU के परफॉर्मेंस को हम 5% इस्तेमाल करते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है? 95% तो हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम CPU का यूटिलाइज करें, कम समय के लिए ही करें, लेकिन जब भी हम ऑन करें CPU को तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हाई स्पीड के CPU को बिल्कुल स्लो स्पीड में ऑपरेट किया जाए। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से हो जाएगी कि किसी हाई स्पीड ट्रेन को हम हर 5 किलोमीटर पर रोकने का प्रयास करें, तो स्वाभाविक है कि उसका स्पीड तो बिल्कुल, उसके परफॉर्मेंस का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। हम चाहते हैं कि हाई स्पीड प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा हम शेड्यूलिंग इस तरह से करें कि मैक्सिमम, कम से कम टाइम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो, और इसी परफॉर्मेंस को हम बोल रहे हैं CPU यूटिलाइजेशन। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि एवरेज फंक्शंस ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द CPU इज बिजी। मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम उसको बिजी रखें, ऑन प्रोसेस के द्वारा बिजी रखने का मतलब ये नहीं है कि पावर ऑन कर दिया हमने, छोड़ दिया, कोई काम ही नहीं ले रहा है तो वो तो बिजी हुआ नहीं। तो CPU में जितने भी वर्क लोड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम शेड्यूल करें ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम CPU को पुटअप कर सके और हमारी प्रोसेसिंग तेज़ी से हो। ये सबसे पहला टर्म है CPU यूटिलाइजेशन। हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में शेड्यूलिंग करते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा CPU का परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम जितना कोशिश करें बढ़ाने की, 100% यूटिलाइज नहीं भी करें तो 70%, 80% अगर हम कर ले तो ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा कि भाई इस स्पीड पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा शेड्यूलिंग भी उस तरह से सपोर्ट करे कि हमारा प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके। दूसरा टर्म आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब हुआ कि मान लेते हैं एक प्रोसेसर को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस देने की कोशिश करते हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। अब इन सारे प्रोसेस को हम देखने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को भी सर्विस मिले CPU का। CPU के क्राइटेरिया शेड्यूल बनाने के समय हम इस तरह का शेड्यूल नहीं बनाएंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट लगा दिया, एक प्रोसेस आया अब वो IO सर्विस का यूज करे, जो भी सर्विस चाहिए उसके लिए वो हम CPU को बिजी रखेंगे, और पता चला कि बहुत ज़्यादा समय हमारा बर्बाद हुआ प्रोसेस में, फंक्शन या वर्कआउट बहुत कम हुआ, CPU का कोई ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ।
ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग स्टेट में ही वो प्रोसेस लगा रहा है और दूसरा प्रोसेस हमने दिया ही नहीं, तो इस तरह के शेड्यूलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले थ्रूपुट को भी मेजर करते हैं कि थ्रूपुट कहता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब हम स्विचिंग इस तरह से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को सीपीयू टाइम में अलॉट कर सकें। ऐसा नहीं हो कि सीपीयू को 1 बाई 1 हम दें, हम चाहेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग का मोड हम डेवलप कर सकें। हम बाहर से कोई भी एक पर्सन या यूजर की बात करें तो यूजर को ये महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस स्विच हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम सीपीयू के परफॉर्मेंस के साथ जोड़ेंगे और इनको जल्दी जल्दी प्रोसेस को हम सीपीयू में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि आसानी से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हम इंश्योर कर सकें। तो ये टर्म है थ्रूपुट। थ्रूपुट के बाद हम टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं। टर्न अराउंड टाइम का कॉन्सेप्ट जो है उसको ज़रा सा पहले समझ लिया जाए कि मान लेते हैं एक प्रोसेसर के द्वारा हमको प्रोसेस करनी है और इस प्रोसेस में हमने कोई भी प्रोसेस P1 प्रोसेस के लिए आया, और जब प्रोसेसिंग के लिए P1 आया तो इस P1 को कुछ ना कुछ टाइम के लिए हम CPU प्रोवाइड करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार CPU हमने दे दिया तो उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते, ये डिपेंड करता है हमारे शेड्यूलर पर। अगर हम ऐसा व्यवस्था रखते हैं कि प्रोसेस आए, प्रोसेस हो और फाइनल टर्मिनेट हो, फिर दूसरा प्रोसेस दें, तो अलग मैटर करता है। तो यहाँ टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है, जरा सा इसको पढ़ लिया जाए तो फिर इस पर डिटेल हम डिस्कशन करेंगे कि द टोटल टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस एंड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। सीधी सी बात है कि प्रोसेस अगर T0 टाइम में आया और कंप्लीशन के बाद फाइनल जब हमारा प्रोसेस आउटपुट में निकलता है आफ्टर प्रोसेसिंग या टर्मिनेट होता है, एक तरह से हम कहें तो टर्मिनेशन टाइम अगर हमारा है T15, इसका मतलब है कि इस रेडी क्यू में मशीन को हमने रखा, वेट स्टेट में रखा, IO ऑपरेशन दिया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है हमने कब प्रोसेस जनरेट किया और उसका टर्मिनेशन कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ। तो ये जो टाइम है इस टाइम को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। द प्रोसेस कितने समय तक हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में रिटर्न करता रहता है, और जब पहली बार आया और कंप्लीशन फाइनल कंप्लीट होकर हमारा आउटपुट मिल गया तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, और इस टाइम को ही हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। स्वाभाविक है कि जब परफॉर्मेंस की बात होगी तो टर्न अराउंड टाइम भी हम देखेंगे कि कोई प्रोसेस कब आया और कब फाइनल उसका रिजल्ट आउटपुट हमको मिला, लास्ट जो रिजल्ट हमको आउटपुट मिला, उन दोनों को हम टाइम को काउंट करेंगे और वही काउंट हमारा टर्न अराउंड टाइम होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर टर्न अराउंड टाइम हम मिनिमाइज कर सके तो हमारे शेड्यूलर का परफॉर्मेंस ज़्यादा है। मतलब अगर गौर से देखें, CPU यूटिलाइजेशन हमें बढ़ाना है, थ्रूपुट को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और टर्न अराउंड टाइम हम कम रखने की कोशिश करते हैं। कम रखने का मतलब है कि टर्न अराउंड टाइम जितना ही कम होगा हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या है, कहता है भाई कि मान लेते हैं कोई प्रोसेस T0 टाइम में आता है वो, और T15 में वो टर्मिनेट होता है, जैसा कि अभी टर्न अराउंड टाइम में हमने देखा है। तो ये टर्मिनेशन टाइम हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है कि टर्मिनेशन टाइम 15 में हुआ, टाइम T0 में आया, मतलब 15 अगर हम मिली माइक्रो सेकेंड या सेकेंड की बात कर ले तो 15 सेकेंड तक ये प्रोसेस में रहा। लेकिन क्या 50 सेकेंड तक ये माइक्रो प्रोसेसर की सर्विस में रहा, हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ये आने के बाद इनको T5 टाइम में इनको रेडी क्यूब में भेजा गया हो, प्रोसेस टाइम में अलॉट किया गया हो, CPU के लिए अलॉट किया गया हो। तो अगर T5 में अलॉट किया गया तो 5 टाइम तो ये यहाँ वेट करते रह गए। अब वेट करने के बाद भी हो सकता है कई बार इसको हम वेट स्टेट में डाल देते हैं परफॉर्मेंस के कारण, हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस के कारण, या IO ऑपरेशन के कारण इनको हम स्वैप भी करते हैं।
कि भाई CPU से आप बाहर आ जाइए, फिर से रेडी क्यूब में वापस आइए, फिर प्रोसेस होगा। तो ये तो फाइनल टर्मिनेशन की बात है टर्न अराउंड टाइम। लेकिन वेटिंग टाइम कहता है कि अगर हमारे प्रोसेस को CPU का रिक्वायरमेंट अगर 7 माइक्रोसेकेंड तक था और ये 15 में हमको आउटपुट मिलता है टर्मिनेट होके, इसका मतलब है कि 8 माइक्रोसेकेंड का टाइम जो है वो हमने वेट स्टेट में गुजार दिया है। ठीक है, प्रोसेस क्रिएट हुआ, टर्मिनेट हुआ 15 में, लेकिन 7 माइक्रोसेकेंड का ही प्रोसेस था। अगर CPU हमको इमीडिएट आने के साथ 7 माइक्रोसेकेंड तक विदाउट एनी नॉन प्रिमिटिव स्टेज में अगर हमको मिलता तो हमें कुछ करना ही नहीं था, हम आते 7 माइक्रोसेकेंड में ऑपरेट होता, हम टर्मिनेट हो जाते। लेकिन ये 8 माइक्रोसेकेंड जो 15 में आउट हुआ, इसलिए कि 8 माइक्रोसेकेंड तक हमको वेट करना पड़ा प्रोसेसर के लिए, ताकि प्रोसेसर को ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 माइक्रोसेकेंड हम पहले ही वेट करेंगे, हो सकता है बीच में भी हमको वेट करना पड़े। तो ये टोटल टाइम जो भी हमारा टर्न अराउंड टाइम है, उसमें से हम माइक्रोप्रोसेसर का बस टाइम, इस बस टाइम या प्रोसेसर टाइम हम बोलते हैं, ऐसे बस टाइम है टेक्निकल टर्म। बस टाइम मतलब CPU टाइम, जितने देर तक प्रोसेस हुआ, प्रोसेसर को एक्चुअल में CPU का रिक्वायरमेंट था। तो ये बस टाइम को जब हम घटा देंगे तो माइनस करने के बाद हमारा जो टाइम है वो हमारा एक्चुअल में वेटिंग टाइम है। मतलब वेटिंग टाइम और बस टाइम दोनों मिला करके होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो भी है उसमें से हम वेटिंग टाइम को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसर के पर व्यतीत किया गया समय की बात होगी, और वो टाइम बस टाइम के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी प्रोसेस को कितने सेकेंड तक, कितने माइक्रोसेकेंड तक, कितने टाइम तक माइक्रो प्रोसेसर की सर्विस चाहिए थी, लेकिन वेटिंग टाइम के कारण हमारा टर्मिनेशन डिले होता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम जितना भी वेटिंग टाइम को कम कर सके, शेड्यूलर हमारा उतना ही अच्छा होगा। मतलब हम टर्न अराउंड टाइम को भी कम करने की कोशिश करेंगे, वेटिंग टाइम को भी कम करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा टर्म आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम की जो बात होगी, इसको ब्लैक, ये रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, ज़रा इसको हम रब कर लें, अगर हमने कुछ ऐसा प्रोसेस बना रखा है P3, P2, P1, ये 3 प्रोसेस हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोसेसर को ट्रांसफ़र करते हैं। अब जरा सा विचार करें हम कि इस माइक्रो प्रोसेसर को सर्विस हमको क्यू के हिसाब से देना है। अगर P1 प्रोसेस यहाँ पर आता है, अब P1 प्रोसेस के जस्ट बाद P2 प्रोसेस आया था, मान लेते हैं ये T0 में आया था, ये T2 में आया था, ये T5 में आया था, और इनको 10 टाइम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। तो स्वाभाविक है कि T0 में आया तो इनका प्रोसेसिंग टाइम 0 से T10 तक होगा। अब इस P2 प्रोसेस को भले ही वो T1 क्लॉक में आ चुके हों, लेकिन इनको तो इस प्रोसेसिंग के बाद ही हम नंबर देंगे, तो कितने देर तक इनको वेट करना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि ये अगर वेट करना पड़ा तो इनको T10 में अगर हम देते हैं तो 90 टाइम तक, हम टाइम यूनिट की बात कर रहे हैं तो 9 यूनिट तक इनको वेट करना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम कहने का सीधा मतलब है, देखिए पहले इसको हम पढ़ लें कि अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द फर्स्ट रेस्पॉन्स टू द प्रोसेस आफ्टर सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जब इन्होंने किया तो ये T1 टाइम में रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन उस टाइम में प्रोसेस हमारा बिजी था,
तो फर्स्ट टाइम जब हम इनको रिस्पॉन्स देंगे तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो पहली बार इनको मिला उसी टाइम को हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम। मतलब अराइवल टाइम जो है और फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जब मिला, इन दोनों टाइम इंटरवल को ही हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो स्वाभाविक है कि रिस्पॉन्स टाइम भी हम कोशिश करेंगे कम से कम करने का। जितना ही रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम होगा उतना ही बढ़िया हमारा शेड्यूलर होगा। ऐसा नहीं हो कि हमारा कोई प्रोसेस आ गया, अब इनको 1000 टाइम की ज़रूरत है और इस प्रोसेस को सिर्फ 2 टाइम यूनिट की ज़रूरत है, तो इनको तो वेट बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। इस पर डिटेल आगे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखेंगे और भी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अलग अलग एल्गोरिदम पर, तो हमको और डिटेल में समझ में आएगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर हम CPU यूटिलाइजेशन की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात करें, शेड्यूलर जब भी डिज़ाइन करेंगे तो इन 5 क्राइटेरिया को विशेष रूप से ध्यान देंगे और इस हर क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही हम कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, कोई शेड्यूलर बनाएंगे, ताकि हमारे मशीन का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो। रिस्पॉन्स टाइम हम CPU यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ा दें, थ्रूपुट को बढ़ा दें और बाकी टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को जितना मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करें, ताकि हमारा शेड्यूलर बेस्ट शेड्यूलर कहा जाए। अब ऐसे शेड्यूलर की बात करें तो शेड्यूलिंग करने समय 2 बातों पर ध्यान रखा जाता है। हमारे पास 2 तरह के शेड्यूलर मौजूद हैं। सबसे पहला नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहने का सीधा मतलब है कि कोई भी प्रोसेस, जरा गौर से देखें इसमें कि हमारे पास 3 प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हमने माइक्रो प्रोसेसर को दे दिया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। अब अगर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए, जरा गौर से समझ लीजिए, एक बार प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए, शेड्यूल कर दिया हमने, CPU अलॉट कर दिया, तो किसी भी परिस्थिति में हम इस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करेंगे। नेवर स्विच प्रोसेस कहने का सीधा मतलब है कि कभी भी, ये कॉन्सेप्ट ठीक उस तरह से है जैसे मान लेते हैं बच्चों की रूटीन बनी हुई है, फर्स्ट पीरियड में किसी पार्टिकुलर एक्स टीचर का क्लास है, किसी कारण से एक्स टीचर आने में डिले हो गए, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलिए एक्स टीचर नहीं है, टीचर वाई को हम अलॉट कर देते हैं क्लास। वाई टीचर जब क्लास में चले जाते हैं या कोई भी टीचर एक चला जाता है, तो टीचर का एक टाइम पीरियड है कि 1 घंटे का क्लास है। अगर 1 घंटे का क्लास है, कोई टीचर क्लास में इंटर कर जाए, तो सबसे बेहतर व्यवस्था है कि अब उसको बीच में हम स्विच ओवर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि टीचर एक्स जो देर से आए, उनको टाइम अलॉट था लेकिन वो नहीं आया, उसके बदले अगर वाई टीचर को हमने क्लास में भेज दिया है, तो अब वाई पूरा क्लास लेकर के आएंगे। एक बार अगर एलोकेट हो गया CPU, तो किसी भी परिस्थिति में उसको बीच में टर्मिनेट हम नहीं करेंगे। हाँ, क्लास खत्म हो जाए, 1 आवर का अगर क्लास है तो 1 आवर क्लास ले लें, 1 आवर के बाद नेक्स्ट शेड्यूल में हम इनको दे देंगे। मतलब क्लास कोई भी अगर टीचर स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है, एक सामान्य परिस्थिति है कि टीचर को पूरे अलॉटेड टाइम में, टाइम पीरियड तक उनको क्लास दिया जाए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि कोई टीचर क्लास में गए, 10 मिनट क्लास लिया उन्होंने, फिर उनको मैनेजमेंट ने स्विच ओवर कर दिया कि ठीक है 10 मिनट आप पढ़ा लिया, आप चले आइए, अब दूसरा बच्चा जाएगा, दूसरे टीचर जाएंगे, वो 10 मिनट पढ़ाएंगे, 10 मिनट के बाद फिर आप पढ़ा दीजिएगा। मतलब इस तरह से स्विच ओवर हम क्लासरूम में नहीं कर सकते। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहता है कि जितने भी टाइम के लिए अगर किसी प्रोसेस को आपने CPU अलॉट कर दिया है, तो तब तक CPU को आप स्विच ओवर नहीं कर सकते जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट होके टर्मिनेट ना हो जाए या खुद से CPU सर्विस को वो छोड़ ना दे। वेटिंग स्टेट में चला जाए या नहीं जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये फाइनली टर्मिनेट होके आ जाए कि अब हमको CPU की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस के रिजेक्शन के बाद हम दूसरे प्रोसेस को फिर अलॉट करेंगे CPU। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बाद अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर विचार करें,
ऐसी जनरली ये बहुत व्यवहारिक नहीं है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि चूँकि हमारे पास मल्टीटास्किंग मोड में काम करना है, किसी प्रोसेस पर हम नहीं छोड़ सकते अपने सीपीयू का पूरा जिम्मेदारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है प्रोसेस को ठीक से रन करना। तो हम क्या करते हैं, इनको स्विच करते हैं, और स्विच करने का मतलब है कि P1 को एक निश्चित टाइम हमने दे दिया, 2T का टाइम दिया, 4T का टाइम दिया, उसके बाद या कोई हायर प्रायोरिटी अगर आता है तो इनको हम इमीडिएट स्विच कर देते हैं, रेडी क्यू में वापस लौटा देते हैं रन स्टेट से, सीपीयू से वापस ला के रेडी क्यू में दे करके दूसरे को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कोई भी प्रोसेस रन टाइम में अगर दूसरे हायर प्रोसेस या किसी भी कारण से उस रनिंग स्टेज से उसको हम रेडी क्यू में अगर वापस लौटाते हैं, स्वैप करते हैं, सस्पेंड करते हैं, वेट स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर दूसरे प्रोसेस को उसी के जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सबसे ज़्यादा पॉपुलर शेड्यूलिंग हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे सीपीयू में बहुत सारे प्रोसेस हैं और सबको टाइम देना ज़रूरी होता है। तो हम इस तरह का शेड्यूलर डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम प्रीएम्प्टिव कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जिससे एक प्रोसेस के जाने के बाद फिर जब ज़रूरत होगी तो हम उस प्रोसेस को हटाएंगे और सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेसर, मतलब जितने भी प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सीपीयू टाइम अलॉट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारा इम्प्रूव हो, हम अच्छी तरह से उसको अपग्रेड कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट है। और चूँकि स्विचिंग प्रोसेस की बात हो रही है तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसको ज़रा मिटा लेते हैं और फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पर हम विचार करते हैं। तो इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को रन स्टेट मतलब सीपीयू में वो काम कर रहा है, इस स्टेट से बाहर ले जाना। बाहर ले के जाने का मतलब है कि हमारे पास दो क्यू होंगे, एक होगा रेडी क्यू और दूसरा हमारा क्यू है जिसको हम वेटिंग क्यू बोल सकते हैं। तो इसमें से किसी भी स्टेट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ से रेडी क्यू से हम अपने प्रोसेस को सीपीयू को ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से ला करके इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ से हमारा दूसरा भी क्यू आ सकता है। तो ये है हमारा रेडी क्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए, P1, P2, P3, P4। मान लेते हैं हमारे क्यू में 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 और P4। अगर P1 प्रोसेस अभी रन स्टेट में है और हमें ऐसी आवश्यकता पड़ी, हम बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की। अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम स्विच ओवर कर सकते हैं। स्विच ओवर करने का मतलब है कि प्रोसेस के साथ हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसका कोड होगा, उसका स्टैक होगा, उसके अपने रजिस्टर होंगे, अपना डेटा होगा, अगर फाइल की ज़रूरत है तो फाइल्स होंगे। तो ये इन सारे इन्फॉर्मेशन को जब भी प्रोसेस को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करेंगे, इन सारे स्टेटस को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम फिर दूसरे स्टेज में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लेते हैं हमने प्रोसेस P1 को किसी कारण से टर्मिनेट यहाँ से मूव करना हुआ, तो अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर P2, P3, P4, P1 और यहाँ पे आ जाएगा P2। क्योंकि P1 को हमने ट्रांसफ़र किया तो P1 फिर से रेडी क्यू में आ गया। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग होते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो है ये शेड्यूलर के एल्गोरिदम पर डिपेंड करेगा, हम किस कारण से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक प्रोसेस के स्टेट को कैसे बदल रहे हैं, वो रेडी रन स्टेट में से रेडी में कब जाएगा, वेट स्टेट में कब जाएगा, कैसे वो ट्रांसफ़र होगा, ये सब चीज़ तो एल्गोरिदम में हम लोग डिसाइड करेंगे। और एल्गोरिदम में जाने के बाद
हम जब चाहें उसको रेडी क्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहने का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। सीपीयू जो हमारे लिए यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको हम शेयर करना चाहते हैं अलग अलग प्रोसेस को। तो ऐसी व्यवस्था हमने नॉन प्रिमिटिव शेड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं कि एक प्रोसेस को हमने दे दिया, प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात कर रहे हैं। मतलब प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू को जितना टाइम चाहिए, हो सकता है हम उतना टाइम नहीं दें, उससे हायर प्रायोरिटी अगर आ जाए तो इस प्रोसेस को हम किसी न किसी रूप में यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने का मतलब उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को अपडेट करेंगे और फिर उसको दूसरे स्टेज में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो रेडी क्यू में नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम मौका देंगे रन करने का। तो अलग जब भी प्रोसेसिंग के दौरान अगर एक प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करके अपने रनिंग स्टेट में दूसरे प्रोसेस को लाया जाए, यही है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का सीधा सा एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही इसको मैनेज करेगा। और शॉर्ट टर्म में हमने सीपीयू को अलग अलग प्रोसेस अलग अलग टाइम में देने का काम किया और अब दूसरे प्रोसेस को हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो रेडी क्यू में डाल रहे हैं, वेट स्टेट में डाल रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से चेंज करेंगे। और इस चेंज ओवर को ही हम बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में देखिए क्या करना है, सेव कंटेंट्स ऑफ द रनिंग प्रोसेस इन इट्स पीसीयू। सबसे पहला काम। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस को आप सीधे जब चाहे जहाँ ट्रांसफ़र कर दें। जब भी ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर आए, जब भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले उसके करेंट स्टेटस को पीसीबी में अपडेट करेंगे। और पीसीबी में अपडेट करने के बाद ही प्रोसेस को आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला काम करना होगा। दूसरा, ट्रांसफ़र द प्रोसेस फ्रॉम रन स्टेट टू वेट स्टेट और रेडी स्टेट। तो उसके बाद आप प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं रन स्टेट से वेट स्टेट या रेडी स्टेट में, जो कि यहाँ फिगर से देखने से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है चूज ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू टू रन क्यू। चूँकि हम यहाँ पर रन करने वाले P1 को ट्रांसफ़र कर चुके हैं रेडी क्यू में, तो स्वाभाविक है कि P2 को हम यहाँ लाएंगे ताकि हमारा प्रोसेसिंग CPU का यूटिलाइजेशन को हम बढ़ा सकें, इसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। और इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं। अदरवाइज हम आइडल बैठे रहते, प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दूसरे का मौका देंगे, अदरवाइज चलता रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमने ये व्यवस्था किया। फिर ट्रांसफ़र द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द चूजन प्रोसेस। जो भी प्रोसेस यहाँ आया उसको हम सीपीयू का कंट्रोल दे देंगे। सीपीयू का कंट्रोल देने का मतलब है कि अब उस P2 प्रोसेस के पीसीबी को, जिसमें कोड, स्टैक, रजिस्टर, डेटा, etc जो भी आएंगे, इसको हम एक्टिवेट कराएंगे और इस प्रोसेस के अनुरूप इस पीसीबी को अपडेट किया जाएगा। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी है और जब भी वो स्टेट में रन करता है तो पीसीबी के साथ ही प्रोसेस अटैच्ड होता है। तो जब P2 को भी ट्रांसफ़र करना होगा तो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को अपडेट करेंगे, फिर P3 को मौका दें, फिर P4 को मौका देंगे। हर प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा शेड्यूल होगा, आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम है शेड्यूल के, बहुत सारे टाइप हैं और सबका अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रोस कॉन की बात करेंगे, वो अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी हम आज यहीं छोड़ते हैं, जिस पर आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। कंटिन्यूएशन में देखिए हर लेक्चर को, चूँकि ये सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो कि बीच बीच में छोड़ के देखेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप कोशिश करेंगे कि सारा वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअस फॉर्म में देखें ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और कोई भी दिक्कत के लिए आप फ्री हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।